नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करेंगे जिसका जिक्र हमें द लास्ट लेटर राइटर्स जर्नी की कुछ हिस्सों में मिलता है। ये कहानी है आरव की, उसके लेखक बनने के सफर की। और इसमें एक अनजानी चिट्ठी भी है जो अचानक उसकी जिंदगी में आ जाती है। हाँ, और ये सिर्फ एक लेखक के संघर्ष की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी दूसरों के अधूरे सपने या दूसरों की अनकही कहानियां हमारी अपनी जिंदगी का मकसद बन जाती हैं। एक पीली पड़ चुकी अधूरी चिट्ठी, सोचिए कैसे किसी की तकदीर बदल सकती है। ये वाकई गौर करने लायक बात है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि कैसे छोटे से गांव का एक लड़का शहर की भीड़ में लगभग खो ही गया था और फिर अचानक एक गुमनाम खत के जरिए न सिर्फ अपना रास्ता पाता है बल्कि किसी और की विरासत को भी जिंदा कर देता है। चलिए शुरू करते हैं आरव के गांव से। उसकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ, तो कहानी की जड़ें जो हैं वो एक बहुत ही साधारण से माहौल में है। एक छोटा सा गांव था जहां आरव रहता था। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। माँ अकेली थी, खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी और आरव को पढ़ाती भी थी। तो जाहिर है हालात काफी मुश्किल थे। और ऐसे माहौल में आरव का मन वो पढ़ाई से ज्यादा कहानियों में लगता था। हाँ। है ना। बताया गया है कि वो स्कूल की पुरानी कॉपियों के पीछे जो खाली पन्ने होते थे हाँ। उन पर अपनी कल्पना की दुनिया बसाता था, कहानियां लिखता रहता था। ये थोड़ा हटके है ना, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में तो ध्यान रोटी रोजी पर ही होता है ज्यादातर। हाँ, यही तो बात है। और उसका ये शौक गांव वालों की नजर में एकदम फिजूल था। उन्हें लगता था ये सब बचपना है। जैसे अक्सर सुनने को मिलता है ना, अरे कहानी लिखने से पेट नहीं भरता आरव, कुछ ढंग का काम सीख ले। यस। ये एक तरह का सामाजिक यथार्थ है जो सपनों को हकीकत की जमीन पर तौलता है और कई बार वहीं दबा भी देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसकी माँ, गांव वालों के तानों के बावजूद माँ ने उसे रोका नहीं, बल्कि हाँ, उन्होंने कहा बेटा जो तेरे मन में है वो जरूर कर, बस इतना करना कि जब लोग तेरा नाम लें तो मैं तेरी माँ कहलाने पर गर्व कर सकूं। वाह, ये शब्द तो आरव के लिए सिर्फ दिलासा नहीं रहे होंगे, ये तो जैसे उसके जीवन का मकसद बन गए। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। माँ ने सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि उसके सपने को एक इज्जत दी, एक उम्मीद जोड़ी। शायद यहीं से आरव के मन में वो चिंगारी जली कि उसे अपनी कहानियों को दूर तक पहुंचाना है, पूरे देश तक। और इसी सपने को लेकर वो गांव से शहर की तरफ निकल पड़ा। और शहर शहर तो सपनों की कब्रगाह भी कहते हैं कई लोग। 12वीं पास की और जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर एक अनजान शहर में पहुंच जाना, ये हिम्मत तो थी, पर आगे का रास्ता कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। एक तरफ लेखक बनने का सपना और दूसरी तरफ शहर की वो कठोर सच्चाई। कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, काम कैसे मिलेगा, ये सारे सवाल उसके जुनून पर जैसे हावी होने लगे थे। वो जो कल्पना की उड़ान गांव में भरता था ना, वो शहर की भीड़ और भागदौड़ में कहीं कहीं खोने सी लगी थी। हाँ, इसका जिक्र है कि वो रातें अक्सर किसी पार्क की बेंच पर बैठकर गुजारता था, अपनी डायरी में लिखता था अपने हालातों के बारे में, टूट के सपनों के बारे में। एक जगह उसने लिखा भी है शायद, आज भी माँ की उम्मीदें और उनके शब्द कानों में गूंजते हैं, पर लगता है शहर की इस भीड़ में मैं खुद को ही खोता जा रहा हूँ। हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। ये उसके अंदर का संघर्ष दिखाता है, उम्मीद और निराशा के बीच का। काफी जदोजहद के बाद उसे एक प्रिंटिंग प्रेस में काम मिला। अब देखिए, ये अजीब इत्तेफाक कहे या विडंबना कि वो जगह जहां हजारों पन्नों पर दूसरों के शब्द छपते थे, दूसरों की कहानियां किताब बन रही थीं, वहीं आरव अपनी कहानी लिखने के लिए वक्त और सुकून वो ही नहीं जुटा पा रहा था। छपने की बात तो बहुत दूर थी। ये स्थिति तो किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बहुत तकलीफदेह होती होगी। दूसरों के सपनों को कागज पर उतरते देखना और अपना सपना अंदर ही अंदर घुट रहा हो। वक्त गुजरता गया और जैसा कहानी बताती है, आरव पर थकान हावी होने लगी थी, जिस्मानी भी और उससे कहीं ज्यादा सपनों की थकान। हाँ, सपनों की थकान शायद सबसे भारी होती है। ये उम्मीद की लौ को जैसे धीमा कर देती है। लग रहा था कि आरव भी शायद उन्हीं अनगिनत लोगों में शामिल हो जाएगा जो बड़े सपने लेकर शहर आते हैं और फिर धीरे धीरे असलियत से समझौता कर लेते हैं। लेकिन तभी कहानी में वो मोड़ आया। हाँ बिल्कुल, एक अप्रत्याशित मोड़। वो रात जब वो प्रेस में देर तक अकेले काम कर रहा था, चारों तरफ पुरानी रद्दी किताबें, कागजों का ढेर, और उसी ढेर को समेटते हुए उसे एक पुराना पीला सा लिफाफा मिला। ये कोई आम लिफाफा नहीं था,
इस पे हाथ से कुछ लिखा हुआ था, एक अजीब सा नोट। जिसने भी ये पढ़ा, शायद वो मेरी कहानी पूरा कर दे। अरे वाह, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एक रहस्यमयी संदेश, एक अधूरी पुकार। इस एक लाइन ने कितनी उत्सुकता जगा दी होगी। लिफाफे के अंदर क्या था फिर? अंदर भी कहानी अधूरी ही थी। एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। मेरा नाम आरूही है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपनी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन शायद ये कहानी किसी के दिल में उम्मीद जगा सके। और बस, इसके बाद के पन्ने बिल्कुल खाली थे, जैसे लिखते लिखते कोई अचानक रुक गया हो। आरोही, एक अनजान नाम, एक अधूरी कहानी और एक उम्मीद कि कोई इसे पूरा करे। आरव के लिए ये क्या मायने रखता होगा उस वक्त? वो तो खुद अपनी कहानी पूरी नहीं कर पा रहा था, जैसा आपने कहा। यही कश्मकश उसके जहन में रात भर चलती रही। वो सो नहीं पाया। कौन थी ये आरोही? क्या हुआ होगा उसके साथ? उसने ये चिट्ठी यहाँ क्यों छोड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, वो क्यों चाहती थी कि कोई उसकी कहानी पूरी करे? ये सवाल आरव को बेचैन करते रहे। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये एक अनसुलझी पहेली थी, एक जिम्मेदारी का एहसास भी था शायद। तो यहाँ पर एक तरह से आरव की अपनी कहानी और आरोही की ये अनजान कहानी एक बिंदु पर आकर मिल गई। ये एक चौराहा था उसके लिए। वो चाहता तो उस चिट्ठी को नजरअंदाज कर सकता था, अपनी परेशानियों में उलझा रह सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? अगली सुबह तक आरव ने अपना फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वो आरोली की इस अधूरी कहानी को पूरा करेगा। शायद उससे लगा कि किसी और की अधूरी कहानी को पूरा करके वो अपने खुद के बिखरे हुए सपनों को भी समेट सकता है। ये उसके रुके हुए लेखक बनने के सफर को एक नई दिशा देने जैसा था। और यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा। आरव अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रहा था, वो आरोही की कहानी में भी जैसे डूब सा गया। ये कितना मुश्किल रहा होगा, सिर्फ चंद लाइनों और एक नाम के सहारे एक पूरे किरदार को, उसकी जिंदगी को गढ़ना। हाँ, मुश्किल तो जरूर रहा होगा। उसने आरोही की कल्पना की, शायद एक ऐसी लड़की जो बाहर से हमेशा मुस्कुराती रहती हो, लेकिन अंदर गहरे जख्म छुपाए हों। एक ऐसी लड़की जिसने शायद अपने दर्द को भुलाकर दूसरों के जीवन में खुशियां भरने को ही अपना मकसद बना लिया हो। आरव ने दिन रात एक कर दिए। वो आरोही के किरदार को महसूस करने लगा, उसके अनकहे शब्दों को सुनने की कोशिश करने लगा। ये एक अद्भुत चीज है, कैसे एक लेखक किसी विचार या भावना से जुड़कर उसे एक रूप देता है। आरव ने न सिर्फ कहानी लिखी, बल्कि उसने आरोही को अपनी कल्पना में जैसे जिंदा कर दिया। हाँ, जब कहानी पूरी हुई तो उसने इसका नाम रखा आखिरी चिट्ठी। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है ना? बिल्कुल। लेकिन कहानी लिख लेना तो पहला पड़ाव था। असली चुनौती तो अब शुरू हुई, इसे दुनिया तक पहुंचाना। हाँ, वो तो है। प्रकाशन की राह कभी आसान नहीं होती, खासकर नए लेखकों के लिए। आरव ने अपनी पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट कई पत्रिकाओं और प्रकाशकों को भेजी, और जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादातर जगहों से उसे निराशा ही मिली, रिजेक्शन स्लिप्स। वो शायद उसकी उम्मीदों को फिर से तोड़ने लगी थी। लेकिन वो शायद अब हार मानने वाला नहीं था। आरोही की कहानी ने उसे एक नया हौसला दिया था। आखिरकार एक छोटे गुमनाम से प्रकाशक को कहानी में कुछ बात नजर आई। उन्हें लगा कि इस कहानी में एक रूह है, एक सच्चाई है, और कुछ महीनों के इंतजार के बाद आखिरी चिट्ठी किताब की शक्ल में छप गई। एक साधारण सी दिखने वाली किताब जिसके अंदर एक असाधारण कहानी बंद थी। और फिर क्या हुआ? क्या वो किताब भी वैसे ही कहीं पड़ी रह गई? नहीं, इस बार किस्मत ने साथ दिया, या शायद कहें कि कहानी की अपनी ताकत थी। किताब धीरे धीरे पाठकों तक पहुंचने लगी। पहले कुछ, फिर सैकड़ों, फिर हजारों लोगों ने कहानी को हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर, बुक क्लब्स में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों के रिएक्शंस बहुत भावनात्मक थे। किसी ने लिखा, ये कहानी पढ़ी नहीं, महसूस की है। कोई कहता, ऐसा लगता है ये मेरे ही किसी अपने की कहानी है। वाह, ये किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है, जब पाठक कहानी से इस तरह जुड़ जाएं। तो आरव का क्या हुआ इस सफलता के बाद? आरव रातों रात तो नहीं, पर धीरे धीरे एक जाना माना नाम बन गया। टीवी इंटरव्यू होने लगे, अखबारों में उसके बारे में छपने लगा। वो लेखक बन चुका था जिसका सपना उसने गांव में देखा था।
माँ का कहा हुआ वो वाक्य अब सच हो रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में कांटे की तरह चुभता था। वही सवाल, आरोही कौन थी, है ना? वो चिट्ठी असल में किसकी थी? सफलता के इस चमक दमक में भी ये रहस्य उसे जरूर परेशान करता होगा। तब देख रही होगी, क्या उसे पता होगा कि उसकी अधूरी कहानी अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है? और फिर एक दिन ये रहस्य भी खुल गया। कैसे? एक साहित्यिक कार्यक्रम था। उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला उससे मिलने आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उनके हाथ में वही पीला पुराना लिफाफा था। ओह, ये तो कहानी का सबसे अहम मोड़ लगता है। उस महिला ने क्या कहा? उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरा और बहुत धीमे से कहा, बेटा, ये मेरी बेटी की चिट्ठी थी, आरोही। आरव के लिए जैसे वक्त थम गया। उसने पूछा, आरोही कहाँ है वो? और महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, वो 5 साल पहले हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई बेटा। उसे कैंसर था। ओह, तो आरोही अब इस दुनिया में नहीं थी और उसने वो चिट्ठी शायद अपनी बीमारी के दौरान ही लिखी होगी। ये जानकर आरव पर क्या बीती होगी, सोचकर ही। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस किरदार को उसने अपनी कल्पना से गढ़ा था वो सच में थी और अब नहीं है। महिला ने आगे बताया, बीमारी का पता चलने के बाद भी उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा था। वो हमेशा कहती थी, माँ, अगर मेरी कहानी कभी पूरी हुई तो शायद कोई और जीना सीख जाएगा, कोई और अपनी मुश्किलों से लड़ना सीख जाएगा। ये सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की जो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, वो दूसरों के लिए उम्मीद का एक संदेश छोड़ना चाहती थी। और अनजाने में ही सही, आरव ने उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा कर दिया। हाँ, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बुजुर्ग महिला का हाथ थाम लिया, जो अब उसके लिए सिर्फ आरोही की मां नहीं बल्कि एक मां जैसी ही थी। उसने कहा, मां, आपकी बेटी की कहानी अब अमर हो गई है। वो लाखों दिलों में जिंदा है और लोगों को जीना सिखा रही है। उस पल आरव को शायद अपने लेखक बनने से भी बड़ी चीज का एहसास हुआ। किस चीज का? इस बात का कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो जिंदगियां बदल सकती हैं, अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं और जाने वालों की विरासत को संभाल सकती हैं। उसे समझ आया कि हर अधूरी कहानी में किसी की पूरी जिंदगी छिपी हो सकती है और हर चिट्ठी, हर शब्द अपने आप में एक संभावना लिए होता है। ये वाकई एक बहुत गहरा एहसास है। इस मुलाकात ने आरव के सफर को एक नई मंजिल दी, एक नई समझ दी। ये सिर्फ एक लेखक की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि ये दो आत्माओं के अनजाने में जुड़ जाने की, एक विरासत के आगे बढ़ने की कहानी बन गई। हाँ, और कहानी के अंत में एक और बड़ा ही मार्मिक पल है, उसका जिक्र मिलता है। आरव अपने गांव लौटता है, अपनी माँ के पास। वो उन्हें अपनी किताब देता है, आखिरी चिट्ठी, और किताब के कवर पर उसने लिखवाया था, माँ के लिए और उन सब के लिए जो सपनों से हार नहीं माने। ये उसके सफ़र का जैसे एक चक्र पूरा होने जैसा था। जहाँ से शुरू किया था वहीं लौटना, पर अब एक बदले हुए इंसान के तौर पर, जिसने ना सिर्फ अपना सपना पाया बल्कि किसी और के सपने को भी जी लिया। जड़ों से जुड़े रहने में है और दूसरों के जीवन पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालने में है। आरव ने आरोही की कहानी को पूरा करके सिर्फ एक साहित्यिक काम नहीं किया, बल्कि एक तरह से एक मानवीय ऋण चुकाया, एक अनकही आवाज को जुबान दी। तो ये कहानी द लास्ट लेटर, अ राइटर्स जर्नी कि ये हिस्से हमें यही दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा, मतलब बिल्कुल अनपेक्षित घटनाक्रम किसी की जिंदगी का रुख मोड़ सकता है, कैसे किसी का अधूरा सपना किसी दूसरे की प्रेरणा बन सकता है। आरव ने आरोही की कहानी को अमर बनाया और इस प्रक्रिया में खुद को भी पाया। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारे आसपास भी ऐसी अधूरी कहानियां, अनकहे शब्द बिखरे पड़े हैं, जिन्हें शायद पूरा होने का इंतजार है। क्या अनजाने में हम भी किसी और की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? विरासत सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं होती, विचारों की, उम्मीदों की, हौसलों की और हाँ, कहानियों की भी। ये सोचना दिलचस्प है कि हमारे छोड़े हुए निशान, हमारे अधूरे काम या हमारे कहे अनकहे शब्द भविष्य में किसके लिए प्रेरणा बन सकते हैं, किसकी जिंदगी को एक नया मकसद दे सकते हैं। शायद हर जिंदगी किसी न किसी तरह किसी दूसरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, एक अनदेखे धागे से। इस पर जरूर सोचना चाहिए।